हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा सबको पता ही है कि नया साल आ गया है, ठीक है, ठंड है बट बेशक आपको पढ़ाई तो करनी है, ठीक है। तो रजाई के अंदर ही सही है। आई होप आप सभी लोग क्लास को डेली अटेंड कर रहे हो। जितने लोग भी डेली क्लास को कर रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी देख रही हूँ मैं बच्चे, शुरू में तो ज़्यादा बच्चों ने क्लास देखा, उसके बाद जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपको पहली क्लास देख लें तो सब चले आते हैं, फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर आप रेगुलर क्लासेस जो है वो नहीं कर पाते हो। और भी रीजन है, ठंड है, ठंड में वैसे पढ़ाई नहीं हो पाती। आपका जो भी रीजन है, या फिर आप रेगुलरली क्लास करते हो तो ये आप लिख के बताओगे, ठीक। तो देखो मैं बता दूं आपको कि ये जो है हमारा फिजिक्स चल रहा है साइंस में आपका, और ये फिजिक्स का आपका लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें 5 लेक्चर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन का। किसके बारे में? आज हम ग्रेविटेशन जो चाहे बोल लो, उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है हमने मोशन में भी पढ़ा था, हमने फोर्स में भी पढ़ा था, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन डिटेल में जो है स्पेसिफिकली इस टॉपिक को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, कोई मतलब बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सबको ही पता है कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। ये पेन है, ऊपर से मैं नीचे छोड़ूंगी तो ये क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक भार लग रहा है, एक बल लग रहा है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। क्या? जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? देखो एक कॉन्सेप्ट समझो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में एक लॉ है हमारा, जिसको कहा जाता है कि दो ऐसी वस्तुएं जिनका कोई भी मास रहा हो, चाहे वो कम है या ज्यादा है, जिनका कोई भी मास है, द्रव्यमान है, एम है, कोई भी दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल लगाती ही हैं, ठीक है। वो बल क्या कहते हैं? उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम कहते हैं। जैसे ये वस्तु है, एक मैं कुछ और लेती हूं, ठीक है। जैसे ये है एक पेन, ये मेरा पेन है। अब आप ये जो दोनों पेन है, आपको क्या लग रहा है? इन दोनों पेन का कोई ना कोई द्रव्यमान तो है, इसका अपना द्रव्यमान है, इसका अपना द्रव्यमान है। तो ये दोनों द्रव्यमान एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? हमारा फोर्स लगा रहे हैं। इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि पेन को जब हम नीचे छोड़ेंगे तो पेन तो पृथ्वी से जाके टकरा रहा है, ठीक है, पृथ्वी पे जाके गिर रहा है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये दोनों पास इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा मास पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। कम द्रव्यमान की वस्तु है यानी कि इन पे कम फोर्स लगेगा। अर्थ हमारी इतनी बड़ी हो जाती है, अर्थ का ज्यादा द्रव्यमान है, और ये छोटा सा पेन है, जब अर्थ पे गिरेगा तो ऑब्वियस है कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि अर्थ से जो जो अर्थ से हमारा फोर्स लगाया जा रहा है इस पेन पे वो कहीं ज्यादा है, लेकिन इन दोनों के बीच में उतना फोर्स नहीं है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिंपल शब्दों में कोई बोले तो कोई भी दो वस्तुएं जिनका कोई द्रव्यमान रहा हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, एक बल का इस्तेमाल करती हैं, एक बल लगाती हैं एक दूसरे पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, हम अर्थ के बारे में। और मैं वैसे बता दूं कि जितनी भी पूरे के पूरे हमारे सोलर सिस्टम है, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी हमारी बॉडीज है, सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। चंद्रमा हमारा किस पे? अर्थ पे लगा रहा है, हमारा अर्थ हमारे मून पे लगा रही है, ठीक है। तो क्या है, और जितने भी हमारे कोई भी प्लैनेट है, सारे के सारे प्लैनेट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो देखते हैं क्या क्या है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग हमारी कितना? 6400 किलोमीटर माना जाता है, ठीक है। मतलब अर्थ की जो रेडियस है, रेडियस हम क्यों यहाँ पढ़ रहे हैं ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो जो अर्थ की जो हमारी रेडियस है वो आपका माना गया है लगभग हमारी 6400 किलोमीटर, ठीक है। इतना तो पता होगा ना। जैसे ये हमारा पूरा सर्कल है, ठीक है, ये क्या होता है? डायमीटर होता है। ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से ये आधी वाली जो क्या है हमारी, ये होती है आपकी रेडियस, ठीक है। तो ये आर, तो अर्थ के आर की बात करें तो ये हमारी 6400 किलोमीटर। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ प्रॉपरली आपकी सर्कुलर नहीं है, ठीक है। अर्थ हमारी प्रॉपर सर्कुलर नहीं है, पृथ्वी पूर्ण गोला नहीं है। ध्रुवों पर आपको पोल्स पर ये थोड़ी चपटी देखने को मिलती है, मतलब ये ऐसे करके फैली हुई है। मतलब यहाँ पे जो इसका देखो,
ये थोड़ा सा ऐसे है कि ये वाला जो डायामीटर है ये हमारा कंपैरेटिवली कम है इस वाले डायामीटर से, मतलब यहाँ पे ये छपटी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी फैली हुई है। जब फैली हुई है तो ये वाला रेडियस ज्यादा होगा, ये वाला या फिर डायमीटर ज्यादा होगा, और वहीं यहाँ पे ये कम होगा। देखते हैं, पृथ्वी पूर्ण गोला नहीं है, ध्रुवों पर छपटी हुई है, हमने जान लिया। और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई बल्ज देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है इक्वेटर पे ये बल्ज है, थोड़ा फूला हुआ है, ठीक है। अब बात करें, जब ऐसा देख लिया हमने, तो अर्थ का जो डायमीटर है वो मैं बता दूं आपको, इक्वेटोरियल जो डायमीटर है वो हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है पोलर डायमीटर से, ठीक है। इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है हमारा 12,756 किलोमीटर अप्रॉक्स, और हमारा जो आपका पोलर डायमीटर है वो है आपका 12,713 किलोमीटर। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन है अंतर। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं देखते हैं, ठीक है। ये चीज तो हमने देखी ली। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब मैं बता दूं आपको कि लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होगा जो हमारी पृथ्वी पे लग रहा है वो कहाँ पे ज्यादा होगा। देखो ये हमारा आर पे डिपेंड करता है, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, आर पे। अगर आर ज्यादा होगा तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कम होता है, और आर अगर कम होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि हमारा, एक सेकेंड, हमारा जो पोल्स पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ज्यादा होगा। ये कैसा होगा, ये हमारा ज्यादा होगा, या फिर बोल सकते हो मैक्सिमम होगा। वही मैं बात करूं इक्वेटर, ये हमारा आर ज्यादा बड़ा है, यानी आर बड़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर बढ़ेगा तो आपका बल घटेगा। तो यहाँ पे ये आर ज्यादा है, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे हमारा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना याद रख लेना, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि पोल्स पे ज्यादा होता है या फिर इक्वेटर पे ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा आपके अर्थ के पोल्स पे ज्यादा देखने को मिलेगा और आपका इक्वेटर पे कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा न्यूटन के लॉ। न्यूटन भाई साहब के लॉ पे क्या सिद्धांत दिया है इन्होंने। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ये क्या बोलता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। वही मैंने बताया, दो वस्तुएं होंगी m द्रव्यमान की, एक का द्रव्यमान m1 मान लो, एक का m2 मान लो, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं आपके ब्रह्मांड में, सब एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं, ठीक है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल m1 और m2 के सीधे अनुपाती होगा। कैसे होगा देखते हैं। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि देखो इतना याद रखो, अगर m ज्यादा है, m जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा फोर्स ज्यादा होगा, जितना m की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। मैंने आपको ये एग्जांपल से समझा ही दिया कि ये दो पेन है बहुत छोटे छोटे, बहुत कम द्रव्यमान है इनके बीच में, है ना, तो उतना फोर्स नहीं है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए। वही हमारी अर्थ हो गई, बहुत बड़ी है हमारी अर्थ, बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। आप इस पेन को छोड़ोगे नीचे गिरेगा, ये गिरना ही है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी में है ये, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ये याद रखना, m जैसे जैसे बढ़ेगा, किसी भी वस्तु का मास जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी। वही रेडियस की बात करें, जैसे जैसे r बढ़ेगा, r बढ़ने से हमारा जो मैं मानूं आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा कम होता जा रहा है, r बढ़ने से कम होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हमारा कम होगा r बढ़ने से। जैसे ये मेरा अर्थ है, ठीक है, या फिर ये कोई और बॉडी मान लो, ये कोई और बॉडी मान लो हमारी, ठीक है, ये कोई और बॉडी, या फिर मून मान लो, या फिर अर्थ मान लो। तो ये हो गई आपकी अर्थ, ये हो गई हमारी मून, ठीक है। यहाँ से ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये हो गई हमारी r, ये प्रॉपर आपकी डिस्टेंस है। अब यानी कि ये r बढ़ेगा तो ये दूरी बढ़ रही है, इधर से भी r बढ़ रहा है तो ये दूरी बढ़ रही है। तो जितना ज्यादा इसको आप बढ़ाते जाओगे उतना क्या है, इन दोनों, ये दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब है कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमारा कम होता जा रहा है। जितना ये एक दूसरे के पास आएंगी उतना ही ज्यादा बल लगेगा, जितने एक दूसरे से दूर भागेंगी r की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही हमारे क्या है, ये आपका कम होगा। इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, r, ठीक है। r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा बल कम होगा। वही ये हो गया हमारा m1, ये हो गया हमारा m2, मास 1 मास 2। तो m बढ़ने के साथ साथ हमारा बल जो है बढ़ता है और r बढ़ने के साथ साथ बल जो है हमारा घटता है,
ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलता आता है कि हमारा जो F है, F बराबर हो जाता है G, और G क्या है, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हमेशा हर जगह आपका सेम रहता है। ठीक है, m1 इंटू m2, मतलब दो बॉडीज है, एक का मास इंटू गुणा करेंगे दूसरे के मास से डिवाइडेड बाय हमारा r²। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। और G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू भी याद रखना, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है हमारी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये आपकी G की वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे बता दिए, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और r है उनके बीच की दूरी है, सेंटर के बीचों की दूरी। ठीक है, और दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान हमारा m1 m2 है, f है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो है यहाँ पे f, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स को दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स को दर्शा रहा है, और ये है हो गई हमारी r। तो r जितना बढ़ेगी उतना ही हमारा आपका लगने वाला जो बल है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कम होता है। ठीक है, सेम चीज लिखी है प्रोपोर्शनैलिटी रूल में, अगर हम पढ़ेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसका फोर्स होगा, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स, मतलब दोनों के बीच के सेंटर्स के बीच की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी लगने वाला बल उतना ही हमारा कम होगा। ठीक है, आगे समझ में। यहां से एक चीज और कि अगर हम डिस्टेंस को दोगुना कर दें तो फोर्स हमारा कितना हो जाता है, F/4 हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो फोर्स बिकम हमारा हो जाता है 4F। फोर्स बिकम आपका फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, आपका 4F, 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ, ये डिस्टेंस है हमारी 2x, तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारा F बराबर 4। जैसे कि अगर 100 किलोमीटर पहले डिस्टेंस थी दोनों के सेंटर्स के बीच में, पहले डिस्टेंस कितनी थी हमारी, d बराबर थी आपकी 100 किलोमीटर, और उस टाइम पे आप मान के चलिए कि जो हमारा जी फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, वो हमारा कितना था, वो आपका 10 न्यूटन का लग रहा था। अब आपने डिस्टेंस को 4 गुना कर दिया, मतलब कि आपने डिस्टेंस कर दी देखो 200 किलोमीटर। तो जब डिस्टेंस को 200 किलोमीटर कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो लगने वाला जो बल है वो हमारा कितना है, आपका 4 गुना मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप 10/4 करोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका 10/4 कर देंगे, इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5 न्यूटन। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 न्यूटन। दूसरा केस उठा लेते हैं, डिस्टेंस बिकम हाफ। जैसे पहले डिस्टेंस थी हमारी 100 किलोमीटर, अब मैंने हाफ कर दी, डिस्टेंस हो गई मेरी 50 किलोमीटर। क्या हो गई हमारी 50 किलोमीटर हो गई। तो लगने वाला जो बल है वो आपका 4 गुना हो जाएगा, मतलब पहले 10 न्यूटन था तो अब ये 4F हो जाएगा, तो 4 × 10 हो जाएगा, यानी कि आपका 40 न्यूटन हो जाएगा। आगे समझ में। डिस्टेंस आधे करते ही बल 4 गुना हो रहा है, डिस्टेंस डबल करते ही बल हमारा कितना हो रहा है, डिस्टेंस डबल करते ही बल हमारा कम हो जा रहा है बाई 4 से। ओके, तो ये हमारा आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनैलिटी रूल, अनुपात नियम जो है इसको कहा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का आपका नेचर क्या है, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। आप इस पेन को फेंकोगे, हमेशा ये पेन हर केस में आपका नीचे ही गिरेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि पेन को वापस से ये ऊपर फेंक दे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पेन क्या है, हमेशा ही आपका नीचे गिरेगा, मतलब कि मैंने वही बताया, 2 ऑब्जेक्ट भी लेके आपको दिखाए कि दोनों के बीच में आपका अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा, कभी रिपल्सिव फोर्स हमारा नहीं लग सकता। वैसे बहुत सारे, जैसे मैग्नेटिक फोर्स की जब आप बात करते हो तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी, मतलब दोनों पोल अगर ऑपोजिट पोल्स मैग्नेट के अगर आप मिला दोगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। ठीक है, कैसा रहेगा, हमेशा अट्रैक्टिव होगा, आकर्षण देखने को मिलेगा, कभी भी एक दूसरे से रिपल्सिव नहीं होता है। ठीक है, कभी भी दो द्रव्यमान की वस्तुएं एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगी, ऑलवेज अट्रैक्ट करती हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये लागू होता है, पूरे यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, किसी गोले पे चले जाओ, हर गोले पे ये जो है हमारा सेम रहने वाला है। क्या है, हर गोले पे हमारा सेम रहने वाला है आपका। ठीक है,
मतलब कि जो आपका जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है वो हर गोले पे हमारा सेम रहेगी, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो भी आपका सेम रहेगा। आपको पता है कि हमारा जो द्रव्यमान है हमारी बॉडी का, चाहे मैं चंद्रमा पे हूँ चाहे मैं पृथ्वी पे हूँ, मेरा जो द्रव्यमान है मेरी बॉडी का जो मास है वो हमेशा सेम रहेगा। अंतर किस में देखने को मिलता है, अगर मैं चंद्रमा पे जाऊंगी तो मेरा वजन अगर आज 55 kg है तो चंद्रमा पे जाके चेंज हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा पे भी सेम रहने वाला है, वो मेरा पृथ्वी पे भी सेम रहने वाला है, जुपिटर पे भी सेम रहने वाला है, किसी भी गोले पे जाओ सेम ही रहेगा, ठीक। लेकिन हमारा जो बदलाव देखने को मिलता है वो आपके वजन में देखने को मिलता है, वो किस में देखने को मिलता है, भार में देखने को मिलता है, द्रव्यमान में कभी नहीं, ठीक। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, हमने देखा था जी की वैल्यू क्या है, तो ये जो है आपका पूरे के पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, पूरे के पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, ठीक है। प्लैनेट का मास बदलने से हमारा जी नहीं बदलता, किसी भी प्लैनेट का अगर मास चेंज हो गया लेकिन उसका जी चेंज नहीं होगा। मतलब कि कोई छोटा प्लैनेट है, मरकरी है या फिर हमारी अर्थ है, कोई भी प्लैनेट है, हर प्लैनेट का जी कांस्टेंट रहेगा, बशर्ते उसका मास कुछ भी हो, ठीक है। जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लैनेट्स मास, तो मतलब यहां से निकल के सामने आता है कि जी इसको फर्क नहीं पड़ता प्लैनेट का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, उस जी का जो वैल्यू है वो हर प्लैनेट पे आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। हर प्लैनेट पे हमारा जो है आपको सेम रहने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं अर्थ और मून का फोर्स, ठीक है। तो मैं बता दूं वैसे ये वैल्यू हमारी इतनी आती है, आपको पता है ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये है आपका चंद्रमा, ये है हमारा क्या, आपका मून भाई साहब, ठीक। अब जो मून है, मून और मून जो है अर्थ के हमारे चक्कर काटता रहता है, पता है क्यों चक्कर काटता है, फिर सन हमारे अर्थ हमारी सन का क्यों चक्कर काटती है। देखो ये जो है अर्थ और मून, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है m1 तो इसका द्रव्यमान है m2, और ये हम देख कर आए थे कि दोनों एक दूसरे पे क्या है, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। अब मून हमारा चंद्रमा खिंच के अर्थ पे क्यों नहीं गिरा, इसलिए नहीं गिरा क्योंकि दोनों का फोर्स बैलेंस हो रखा है, क्या है, दोनों का फोर्स जो है बैलेंस हो रखा है, याद रखना, ठीक है। जिस दिन बैलेंस ये बिगड़ जाएगा, फॉर एग्जांपल मून इधर और खिंचाया तो यानी कि रेडियस बढ़ गई, सॉरी रेडियस कम हो गई, और जब रेडियस कम हो गई तो आपको पता है कि अर्थ से जो लगाया जा रहा है मून पे बल, वो बल जो है बढ़ जाएगा, तो अर्थ को हो सकता है कि एक दिन मून हमारा पृथ्वी पे आके गिर जाए। लेकिन अभी के केस में ऐसा होता है कि जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों चक्कर काट रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, और वो बल कैसा है, किसी का भी फोर्स ज्यादा नहीं है, दोनों का इक्वल मात्रा में फोर्स लग रहा है। यही रीजन है कि ना तो अर्थ मून को अट्रैक्ट कर पा रही है ना मून अर्थ को, तो क्या होता है, उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि मून हमारा अर्थ के चारों ओर आपका चक्कर काटता रहता है, ठीक है। जो आप समुद्र में टाइड्स देखते हो, वो टाइड्स पता है क्यों आती है, क्योंकि हमारा मून अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है हमारे अर्थ पे। अब जब अर्थ पे लगा रहा है तो आपको पता है कि अर्थ पे हमारा समंदर है, समंदर में पूरा पानी है, जब अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो जो पानी है वो भी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा ना, ठीक है। तो उसी वजह से आपको टाइड्स देखने को मिलती है, समुद्र में लहरें देखने को मिलती है। और एक होता है हाई टाइड, एक होता है हमारा लो टाइड। वो क्यों आता है, क्योंकि जब हमारा मून सबसे करीब होता है अर्थ के, तब आपको देखने को मिलेगा हाई टाइड्स, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, आर का वैल्यू जो है हमारी कम हो गई है, और जब मून हमारा दूर होता है पृथ्वी से तो आपको लो टाइड्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो हाँ, ये याद रख लेना, हमारा F बराबर होता है 1.8 × 10⁻20 न्यूटन, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्री फॉल, फ्री फॉल की। वैसे ये कॉन्सेप्ट एक बार और देख चुके। फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी वस्तु है लाइक दिस पेन, ठीक है, ये जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो वो क्या है, हमारा किसकी वजह से, आपका एक एक्सेलरेशन के साथ, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपका जी इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी कोई भी वस्तु ऊपर से जब नीचे छोड़ते हैं तो वो हमारी अर्थ की तरफ नीचे गिरती है, और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होता है, वो आपका ये है, ठीक है। तो जी किस पर डिपेंड करता है, जी डिपेंड्स ऑन अर्थ नॉट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अगर मैं 50 किलो 55 किलो की गिरती हूं ऊपर से, और ये पेन है ये 10 ग्राम का भी गिरेगा ऊपर से, दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ गिरेंगे, ठीक है। मास कितना भी हो, चाहे किसी वस्तु में
10 किलो हो, किसी में 50 किलो, दोनों हमारे सेम समय पे आपके जो है गिरेंगे। ठीक है, अगर हम वायु के प्रतिरोध को नेग्लेक्ट कर दें, लेकिन आपको देखा है कि हवा, जैसे पत्ता गिराओगे तो वो नहीं गिरेगा सेम समय में, क्योंकि पत्ते में आपका हवा का बहाव की वजह से वो इधर उधर हो जाएगा, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम आपको जो आपका एयर का रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमारी हर वस्तु सेम एक्सेलरेशन के साथ अर्थ पे गिरती है नीचे। ठीक है, सभी वस्तुएं वैक्यूम में एक ही दर से गिरती है। तो वैक्यूम की बात है, वैक्यूम में कोई एयर नहीं होती है, तो इसलिए हम वैक्यूम को लेते हैं। फ्री फॉल अकर्स ओनली इन वैक्यूम, तो फ्री फॉल केवल वैक्यूम में ही हमारा देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर तो आपको हवा देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर ये पूरा अर्थ जो है हमारा वैक्यूम बना दे, हवा खत्म हो जाए, तो सारी की सारी वस्तुएं आपकी सेम एक्सेलरेशन के साथ ही सेम समय में आपका नीचे गिरेगी, चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, कोई भी उसका द्रव्यमान हो। ओके, और जैसे हमारे इंडियन सीरियल्स में एकता कपूर वाले में तो होता है, ऊपर से कोई गिर रहा है, इतना स्लो गिरेगा, मतलब आपका फिजिक्स फेल हो जाती है। ऊपर से कोई नीचे गिर रहा है, जो व्यक्ति उसको पकड़ने जा रहा है वो पूरी सीढ़ियां वीढ़ियां चढ़ के नीचे पहुंच जाएगा, तब तक वो ऊपर वाला नीचे नहीं गिर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ सीरियल में हो सकता है। ठीक है, जब तक जाएगा वो एक सीढ़ियां ही उतरेगा, तब तक ऊपर वाले से नीचे गिरे हुए व्यक्ति का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या, Gm/r²। यहाँ से हमारा ग्रेविटी, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ से आई है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये मास हो गया, अपॉन जो हमारा डिस्टेंस है r² है, उसको निकाल के हमारी ये वाली वैल्यू आपकी आती है। ठीक है, जी क्या है इसमें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो हर जगह सेम रहता है हमारा। एम मास अर्थ, हाँ ये है हमारा अर्थ का मास, और ये आर जो है ना, ये हमारा अर्थ की रेडियस है। किसकी, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये हमारा क्या है, अर्थ का ही द्रव्यमान है। जी कांस्टेंट है, तो आपका निकल के आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये हमने देख लिया कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है आपका जी। ठीक है, जी हमारा डिक्रीजेस विद हाइट, जी डिक्रीजेस विद हाइट एंड हमारा एक सेकेंड, हाइट के साथ हाइट बढ़ती है तो हमारा जी क्या होता है, आपका घटता है, और जब हमारी डेप्थ बढ़ती है तो भी आपका जी जो है घटता है। तो जी हमारा कहाँ मैक्सिमम होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है। जी हमारा पोल्स पे मैक्सिमम होता है। क्यों होता है मैक्सिमम पोल्स पे, वो हमने अभी देखा था। ठीक है, इक्वेटर पे सबसे कम होगा। जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स, क्योंकि आर देख रहे हो ना, क्योंकि पोल्स में रेडियस ज्यादा होती है, कम होती है, और हमारे इक्वेटर पर रेडियस जो है वो ज्यादा है अर्थ की, तो इस वजह से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारा द्रव्यमान यानी मास क्या होता है। एक सेकेंड, हाँ मास क्या है हमारा, किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ किसी भी वस्तु के अंदर क्या द्रव्यमान है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसके अंदर, वो तो सेम रहेगा ना। देखो मैटर मेरा अब यहाँ पे सही है, मैं ब्रह्मांड में कहीं चली जाऊँ, मेरे अंदर जो पदार्थ है, अमाउंट ऑफ मैटर है, पदार्थ की मात्रा है, वो तो हमेशा सेम रहने वाली है ना, तो उसी को हम द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या है, द्रव्यमान बोलते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी है, हमारी अदिश राशि है, ये हमारी अदिश राशि, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश और अदिश राशियां आपको पता ही है। ठीक है, जिसमें हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा हमारी नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है अदिश राशि में। वही वेक्टर में क्या है, सदिश राशि, शाह मतलब शामिल है, ऐसे करके याद रखो, सदिश राशि मतलब शाह शामिल है, तो उसमें क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड के साथ आपका डायरेक्शन भी रहेगी हमेशा। द्रव्यमान हमेशा हर जगह एक सा रहता है, द्रव्यमान हमेशा हर जगह एक सा रहता है, यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ आपका ग्रेविटी है। ठीक है, आपकी इसकी ऐसा इकाई की बात करेंगे तो वो हमारा किलोग्राम हो जाएगा, ऐसा यूनिट किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और मैं करेक्ट करूंगी, मैंने वहां पे बोल दिया था कि कोई भी 100 ग्राम की हो और 55 kg का हो, तो वो वहां पे मैंने मतलब अनकॉन्शियसली वेट के बारे में बात कर दी, वो द्रव्यमान नहीं था, वो वेट था। ठीक है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है जी। अब हम बात करेंगे वेट। वेट क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उसका भार कहलाता है।
क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसका क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। जैसे मेरा जो वजन है, जो भी मेरा वजन है वो मेरा एक प्रकार का भार है, मेरे मतलब मेरे ऊपर एक बल लगाया जा रहा है। वो बल किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, पृथ्वी के द्वारा बल लगाया जा रहा है, जिस बल की वजह से ही मेरा आज वजन इतना किलो है। ठीक है, ये बल ज्यादा लग रहा है, मैं किसी और गोले पे जाऊंगी ना, वहां और ज्यादा बल लगेगा, तो और ज्यादा बल लगेगा, इसका मतलब ये है कि मैं और ज्यादा मेरा वजन हो जाएगा। ठीक है, किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां ये बल कम लग रहा है, तो वहां पे क्या होगा, मेरा जो वजन है वो कम हो जाएगा। मास नहीं कम होगा, याद रखिएगा, वेट कम होगा, मतलब भार कम हो सकता है, भार बदल सकता है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ये बार बार आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, भार सदिश राशि है, कैसी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी आपका इंक्लूड रहता है। भार ग्रह बदलने पर बदल जाता है। ठीक है, ग्रह बदलने पर बदल जाता है, किसी भी दूसरे प्लैनेट पे आपका वेट कुछ और होगा, इस प्लैनेट पे कुछ और है। ठीक है, मेनली हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको कंपेयर करके मून से बनते हैं। ठीक है, कि मून पे अगर हमारा वजन अभी यहाँ पे 40 किलो है, 60 किलो मानती हूँ, तो मून पे वो वजन कितना होगा, वो भार कितना होगा, क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो उसको भी आपको देखना है। तो जी जो है गुरुत्व जनित त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो इसका हमारा न्यूटन हो जाता है। तो बस यहाँ से इतना याद रख लेना कि जो हमारा वेट है वो आपका चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, वेट प्लैनेट के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जो है चंद्रमा से 6 गुना अधिक है। ठीक है, तो इसलिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर बराबर होगा मून के भार का 6 गुना। देखो, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हमारी पृथ्वी लगाती है किसी भी वस्तु पर, वो 6 गुना ज्यादा है किससे, चंद्रमा से। तो यानी कि 6 गुना ज्यादा बल होगा। जैसे कि यहाँ पर कोई भी किसी का भार, किसी वस्तु का भार 60 kg है मान के चलो। ठीक है, 60 kg। अब ये मून पे हमारा कितना हो जाएगा, मून पे आपका हो जाएगा ये 10 kg, ये 10 kg हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 6 गुना ज्यादा बल लगाया जा रहा है पृथ्वी पे। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून से 6 गुना ज्यादा है, तो कम कर दो उतना ही, 1/6, मतलब जितना वेट है उसको बाई 6 कर दो, तो आपका मून पे लगने वाला बल आ जाएगा। ठीक है, लोग होते हैं मोटे होते हैं कुछ लोगों को, तो कभी भी अगर आप बहुत मोटे हो तो कोई बोले मोटे हो, तो आप ये मत बोलना मोटा हूं, ये बोलिएगा हम मोटे नहीं, हम गलत गोले पे हैं। ठीक है, अभी हमको चंद्रमा पे पहुंचा दो तो हमारा वजन कम हो जाएगा, तो यानी कि हम गलत गोले पे हैं, मोटे नहीं हो आप। ठीक, तो क्या है, चंद्रमा पर भार जो है वेट ऑन मून बराबर होगा पृथ्वी के भार के 1/6। ठीक है, 1/6 हो जाता है। द्रव्यमान मास दोनों जगह हमारा सेम रहेगा, तो अमाउंट ऑफ मैटर सेम ही रहेगा कहीं भी जाओ। यदि मून पर वेट हमारा 3n है तो अर्थ पर वेट हमारा 18n हो जाएगा। 3 × 6 कर दो ना, 6 × 18 हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 18 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि GE हमारा 6 × हमारा जो आपका पृथ्वी पे है, सॉरी जो हमारा मून पे है उसका 6 गुना पृथ्वी पे होता है, इतना याद रखो। और अगर पृथ्वी का दे रखा है, मून का निकालना है, तो डिवाइड बाय 6 कर देना। ठीक, अब देखो, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको कि किस पे ज्यादा है किस पे कम है, भूल जाओगे तो उसको एक ट्रिक याद रखना। मून का साइज छोटा है ना, अर्थ का साइज बड़ा है। अर्थ का साइज बड़ा है मतलब मास ज्यादा है, तो अर्थ पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, और मून पे हमारा कम होगा, तो ज्यादा किस पे होगा, अर्थ पे, क्योंकि अर्थ का साइज बड़ा है। मून पे कम होगा क्योंकि मून का साइज छोटा है। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे आपके कैपलर्स लॉ को देखेंगे, ये भी आपके पूछे जाते हैं कैपलर्स लॉ। उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ जिसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो। जैसे आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ है हम ऊपर से फेंकते हैं, नीचे आती है, आएगी ही आएगी, क्योंकि उस पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है। और ऊपर फेंकूंगी मैं, ठीक है, मैंने और ऊपर फेंक दिया, वो तब भी आएगी। मैं 100 मंजिला कोई इमारत है उससे नीचे फेंकूंगी तब भी आएगी। लेकिन आपको पता है कि एक ही मतलब एक ऐसा कोई, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरा मानना है कि यहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी जो है वो काम कर रही है, यहाँ तक काम कर रही है, कितना भी किलोमीटर हो सकता है स्पेस में, ठीक है, यहाँ तक काम कर रही है। तो कोई वस्तु, जैसे आपको पता है कि हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं,
ठीक है, हम सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं, ऊपर छोड़ते हैं। अब सैटेलाइट्स वापस क्यों नहीं आती हैं? इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि सैटेलाइट्स को जब हम छोड़ते हैं तो हम उनमें इतना फ्यूल भरते हैं कि वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो है ना उसको पार करके चला जाए। जैसे अगर मैं मानूं यहाँ तक 50 किलोमीटर में अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है, तो इससे बाहर हम डायरेक्टली उसको इतना फोर्स देंगे कि इससे बाहर वो निकलेगी। जब इससे बाहर सीधे वो यहाँ पर पहुंच जाएगी 51 किलोमीटर में, अब वो वापस लौट के आपका अर्थ पे नहीं आएगी। ठीक है, अब वो वापस लौट के अर्थ पे नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर जो है अर्थ का गुरुत्वीय जो बल है वो हमारा नहीं काम कर रहा है। तो इसी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इतने वेग से किसी वस्तु को छोड़ो कि वापस से वो हमारा अर्थ पे अट्रैक्ट होके ना आए। ये हमारा मून की अलग होती है, अर्थ की अलग होती है, मतलब ये किसी भी गोले की हो सकती है। तो मून की और अर्थ की हमारी अलग अलग आपकी जो है रहती है। ठीक है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं पलायन वेग। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? पलायन वेग। ठीक है, देखो वैसे बाकी सारे प्लैनेट्स का आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किसका पलायन वेग कितना होगा। तो हम एक बारी ना अर्थ का और मून का दोनों का आपका पलायन वेग देख लेते हैं। इसके अलावा वो किसी और का पूछता नहीं है। किसका? हमारा अर्थ का, ठीक है, साथ ही हमारा मून का। इन दोनों के अलावा वो आपसे नहीं पूछेगा। तो अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ का जो हमारा पलायन वेग होगा, इसके वेलोसिटी है, वो हो जाती है हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक आइडिया लगाओ कि मून का हमारा कितना हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि मून का भार कितना है, हमने वेट में भी देखा था। ग्रेविटेशनल फोर्स कितने गुना कम लगा रहा था मून, कितने गुना कम मून का हमारा जो है मास है अर्थ से। तो सेम वैसे ही मैं बता दूं, इसको भी डिवाइड बाय 6 कर लो। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा लेकिन हाँ कहीं आसपास वही वैल्यू आती है, एग्जैक्ट तो सेम नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा मून का कितना रहेगा? मून का है आपका 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी मून की एस्केप वेलोसिटी, मतलब इस वेलोसिटी के साथ किसी भी वस्तु को आप छोड़ोगे तो वो वापस मून पे आके नहीं गिरेगी। सेम इस वेलोसिटी के साथ किसी भी वस्तु को आप छोड़ोगे तो हमारे वापस से अर्थ में आके वो नहीं गिरेगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? आपका पलायन वेग इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, देखो कैप्लर्स के नियम की। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इंफॉर्मेटिव पर्पज से भी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है जो केपलर है उन्होंने प्लैनेटरी मोशन को लेके कि हमारे जो प्लैनेट हैं रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे के आसपास। जैसे हमारी अर्थ सन का चक्कर काटती है, हमारा मून अर्थ का चक्कर काटता है। तो उस पे इन्होंने कुछ अपने 3 लॉज दिए हैं। तीनों लॉज बहुत काम के हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। तो सबसे पहला लॉ देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहला लॉ, एक सेकेंड, हमारा सेकेंड लॉ का, ओके सॉरी, देखो फर्स्ट लॉ हमारा इधर चला गया। हाँ, फर्स्ट लॉ इधर है हमारा, केपलर का पहला नियम, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, कक्षा का नियम भी बोलते हैं। ये क्या कहता है? सभी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारे घूमते हैं। सूर्य उस कक्ष के 2 केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर फोकस हमारा हो सकता है। देखो हम बनाते हैं, जैसे कोई भी ग्रह है, कोई भी ग्रह हमारा दिख रहा है ना? हाँ, कोई भी ग्रह जो है हमारा वो आपका सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है। सबसे पहले तो ये बात, वो कैसे पाथ में घूमता है? वो इलिप्टिकल पाथ में हमारा किसी भी ग्रह का चक्कर काटता है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है या फिर कोई भी है, ये जो हमारा चक्कर काट रहा है किसी भी ग्रह का, ये हमेशा एक इलिप्टिकल पाथ में आपका चक्कर काटा जाएगा। ठीक है, किसमें? इलिप्टिकल पाथ में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ही ये हमारा आपस में घूमते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि ऐसे करके सर्कुलर पाथ में हमारा घूमने लगे, तो वो नहीं है। तो सबसे पहले तो बात तो ये बोलता है, याद रखिएगा। दूसरी बात इसने क्या बोलता है, यहाँ पे एक चीज देखो, जब ये ऐसे चक्कर काट रहा है तो ये हमारी एक्सिस बनेगी। ठीक है, यहाँ सेंटर से लगा लो, ये हमारी दूसरी एक्सिस बनेगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपका मेजर एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आपका मेजर एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी है, एक साइड बड़ा होगा एक साइड छोटा, इतना तो पता है, कॉमन सेंस से दिख भी रहा है आपको। और दूसरा ये वाला क्या है हमारा? ये है आपका माइनर एक्सिस। ये हमारी है माइनर एक्सिस। ये वाली क्या है फिर? ये है हमारी, देखो ये पूरी यहां से लेके यहां तक हो गई माइनर एक्सिस, ये यहां से लेके हमारी यहां तक हो गई आपकी क्या? मेजर एक्सिस। ये वाली क्या कहलाई जाएगी? ये यहां से लेके, चेंज करते हैं, यहां से लेके यहां तक
ये क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम सेमी मेजर एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका सेमी मेजर एक्सिस। सेम इसको क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक ये है हमारी क्या, आपका सेमी माइनर एक्सिस। पहले एक बार ये देख लो तब फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये है हमारी सेमी माइनर एक्सिस। आगे ये क्या बोला है, सूर्य उस कक्ष के दो केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर फोकस होगा। तो मैं बताती हूँ कि जो अब हमारा सन होगा, ये बोल रहा है सन या तो आपके इस वाली यहाँ पर प्रेजेंट होगा या फिर ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, कि जो हमारी सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, उसके बीचों बीच हमारा सूर्य जो है कहीं भी आपका प्रेजेंट हो सकता है। मतलब यहाँ पर होगा या फिर हमारा यहाँ पर होगा सन, ठीक है। तो यही हमारा ये लॉ, पहला नियम यहाँ पर आपका ये बताता है। सबसे पहले क्या बताया इसने कि जितने भी ग्रह हैं वो हमारे सन के चारों ओर कैसे चक्कर काटते हैं, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर काटते हैं, ठीक है। और सन जो होगा उस कक्ष के दो केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर फोकस होगा। तो एक तो केंद्र हमारा ये बना और एक केंद्र हमारा ये बना, तो या तो सन यहाँ पर होगा या फिर सन हमारा यहाँ पर होगा। आगे समझ में, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा पहला लॉ आपका खत्म है। होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले लॉ पे चलते हैं। अगला लॉ क्या बोलता है, अगला लॉ बोलता है सेकंड लॉ, जिसको हम क्षेत्रफल का नियम या फिर लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। यह समान समय, ये बोलता है कि ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल या फिर एरिया स्वीप करते हैं। ग्रह सूर्य के पास होने पर तेज चलता है और दूर होने पर हमारा क्या है, आपका स्पीड आपकी लोअर हो जाती है। कैसे, ये हमारे इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, यहाँ पर है हमारा सन, यहाँ पर जो है हमारा क्या है, आपका सन है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं। ठीक नहीं है, दोबारा रुको। ठीक, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है हमारा सन, ये आपका इलिप्टिकल पाथ में काटा जा रहा है चक्कर। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया हमारा कवर होगा। जैसे मैं मानती हूँ कि 20 दिन में जो है किसी भी ग्रह ने, ये हमारा ग्रह बेचारा, ये एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा, मैं मान के चलती हूँ ये कितने दिन में, ये उसने ना 10 दिन में एक चक्कर काटा है। 10 पहले ग्रह यहाँ था हमारा, अर्थ मान के चलते हैं, अर्थ ही मान लेते हैं, कुछ और नहीं। अर्थ यहाँ पे थी, 10 दिन में हमारी अर्थ यहाँ से खिसक के आपका यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो ये हमारा कोई एरिया तो बना ना, ये आपका एक एरिया बन गया, ठीक। अब दूसरा केस लेते हैं, ये हमारा है दूसरा केस, ठीक है। ये भी हमने जो डिस्टेंस है वो आपका 15 दिन में कवर की है, ये हमारा 15 डेज में ये डिस्टेंस कवर की है। तो ये भी आपका डिस्टेंस का पूरा एक एरिया है ना। यहाँ से लेके ग्रह जो है आपका यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यहाँ से लेके अर्थ हमारी यहाँ पे पहुंच गई 15 दिन में। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये हमको मान लेते हैं पूरा एरिया है आपका ए, ये क्या है, एरिया है हमारा, इसको हम बोलेंगे एरिया ए, और ये है हमारा, इसको मान के चलते हैं बी। तो ये बोल रहा है कि समान समय में समान एरिया को कवर करेंगे, यानी कि एरिया ए विल बी इक्वल टू एरिया बी, ठीक है। आगे समझ में कि 15 दिन में यहां से लेके यहां तक इसने दूरी तय करी है, तो ये जो पूरा एरिया है 15 दिन का, सॉरी 10 दिन का, मैं यहाँ पे एक बार 10 दिन ही कर लेती हूँ, वो गलती से हो गया, ठीक है। ये 10 है हमारा, 15 नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हमने 10 लिया। तो 10 दिन में देखो यहाँ से यहाँ तय करने पे जो एरिया बना वो बराबर होगा किसी भी और प्लेस पे भी जो 10 दिन से एरिया उसने तय किया हो, कि मतलब समान दिन में समान एरिया तय। 15 दिन में अगर इतना एरिया तय कवर किया होता तो किसी और 15 दिन में भी आपका सेम एरिया हम उसने कवर किया होता। तो समान समय में समान एरिया को कवर कर रहा है, स्वीप कर रहा है। और दूसरी चीज ये बोलता है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हम, अगर हमारी अर्थ आई है, यहाँ पे अर्थ है, तो ये जो है आपकी डिस्टेंस जो है अर्थ के सेंटर के और सन के सेंटर के बीच में कम है। तो यहाँ पर जो है उसकी जो स्पीड है ग्रह के चक्कर काटने की वो तेज हो जाएगी। जब यहाँ पर हमारी अर्थ होगी ना, तो उसकी जो स्पीड है तेज गति से वो उसके चारों चक्कर काटेगी। वहीं जैसे आपको पता, अगर अर्थ हमारा इस साइड आ गई, इस साइड आने का मतलब है कि हमारी सूर्य से बहुत दूर चली गई, या फिर कोई और भी प्लैनेट है, तो उस टाइम पे उसकी जो स्पीड है, जो घूमने की गति है, वो हमारी कम हो जाएगी। तो दूसरी चीज ये बोल रहा है, ठीक है। तो पहला नियम क्या बोला इसने, मतलब दूसरे नियम में पहली बात इसने क्या बोली कि समान समय में समान एरिया कवर होगा।
दूसरी बात इसने बोली कि हमारा सन के पास होने पर ग्रह की जो गति करने की जो गति है वो हमारी तेज हो जाती है, और जब ग्रह आपका सूर्य से दूर होता है तो उसकी गति जो है हमारी कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, ओके। अब अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है हमारा थर्ड लॉ, अवधि का नियम। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। क्या बोला है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो तीसरा नियम हमारा क्या बोलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा ए क्यूब। अब टी क्या है, इसमें टी टाइम है और ए क्या है, एक बारी ए देख लेते हैं। ठीक है, ये फिर से हमारा चक्कर काट रहा है। ठीक है, ये आपका कोई भी ग्रह है, ये हमारा क्या है, आपका चक्कर काट रहा है। तो ये तो आपको पता ही चल गया था ना, अभी पता था कि कौन सा, ये हमारा मेजर एक्सिस है और ये हमारा क्या है, आपका माइनर एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, हमारी माइनर एक्सिस है। ठीक, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या है, इस डिस्टेंस को अगर हम मानते हैं आपका इस पूरी को हम मानेंगे 2a, तो यहां से यहां तक हमारी क्या है, ये है आपका a। ठीक है, तो ये बोल रहा है टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा कि आपका a के क्यूब के। ठीक है, तो टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे क्या, ये ए, यहाँ से जो मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस वाला आप सेमी मेजर एक्सिस जो है जिसको हम रेडियस भी बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस के आपके बराबर रहेगा। ठीक है, तो ए के क्यूब के बराबर रहेगा, या फिर इसको आर का क्यूब बोल लो, ए का क्यूब बोल लो। ठीक है, तो टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, यही ये बोलता है, यानी कि ग्रह जितनी दूर होगा उतनी ही धीमी गति से परिक्रमा करेगा और उसकी अवधि बहुत अधिक होगी। ठीक है, तो जितना दूर होगा हमारा ग्रह उतनी ही धीमी गति से उसकी स्पीड होगी, देखा था हमने, और धीमी गति होगी तो यानी कि उसका टाइम जो है वो ज्यादा लेगा। आगे समझ में? ठीक है, ये हमारा तीसरा लॉ यहाँ पर आपका बोलता है। अब आ गए हम टाइड्स पे। टाइड्स अकर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन के बीच में, मून एंड सन, मून नहीं होगा ये, यहाँ पे अर्थ और मून के बीच की वजह से होता है। यह यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का सीधा परिणाम है। अर्थ और मून एक दूसरे पे हमारा फोर्स लगाते हैं, फोर्स लग रहा है तो अर्थ का पानी भी अट्रैक्ट हो रहा है मून की तरफ, और जिसकी वजह से हमको टाइड्स देखने को मिलती है, अब टाइड्स हाई और लो क्यों होती है? जैसे पता है हमारा कोई भी ग्रह एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। ठीक है, यहाँ मान के चलते ये है हमारी अर्थ, ठीक, ये हमारा मून घूम रहा है, तो जो हमारा मून जब यहाँ पर होगा तो आपको देखने को मिलेगी लो टाइड, क्योंकि दूर है, इसका मतलब क्या है, आपका दूर होने की वजह से फोर्स कम है। जब हमारा मून अगर यहाँ पर होगा, ये हमारी अर्थ है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी हमारा हाई टाइड, यहाँ हमारी हाई टाइड्स देखने को मिलती है। ठीक है, यही हमारा होता है ये। ठीक, एक बारी देख लो सारा का सारा जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं। पृथ्वी की त्रिज्या, अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। ध्रुवों पर जी अधिक होता है, जी की वैल्यू हमारी क्या है, पोल्स पर अधिक होगी, क्यों होगी वो भी देखा था हमने। और आपका मिनिमम एट इक्वेटर देखने को मिलता है। मुक्त पतन केवल और केवल फ्री फॉल आपको वैक्यूम में देखने को मिलेगा। किसमें? वैक्यूम में। जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह सेम रहेगा। भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, मास कभी नहीं चेंज होता। दूरी को अगर दोगुना कर दे तो हमारा दूरी को दोगुना करने पर बल 1/4 हो जाता है, और गुरुत्व आकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। ठीक है, और पृथ्वी, चंद्रमा, ज्वार भाटा जो है वो हमारा गुरुत्व आकर्षण के कारण होता है। यहाँ पर एक बार सही कर ही लो इसको। ठीक है, ये जो है एंड अर्थ, मून और अर्थ के बीच में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपको टाइड्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी थ्योरी खत्म हो जाती है, और अब यहाँ से हम करेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, 20-22 सवाल लगभग इस चैप्टर में होंगे हमारे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की रेडियस कितनी है? अभी बार बार देख कर आ ही रहे हो, कितनी है हमारी? 6400 किलोमीटर होती है पृथ्वी की रेडियस। ओके, तो पृथ्वी की त्रिज्या का मान लगभग 6400 किलोमीटर हमारा माना जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा भूमध्य रेखा पर थोड़ी ज्यादा होती है, आपका 6378 किलोमीटर। वहीं मैं बात करूं आपका पोल्स पे तो कम होती है, 357। अगला है, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है,
और पृथक्करण की दूरी के वर्ग बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या कहलाया जाता है? क्या बोलते हैं इसको? अभी पढ़ के आ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगा, ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? आपका अनुक्रमानुपाती होता है, m1 इंटू हमारा m2। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहीं आपका r के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन हमारे सही है? ठीक है, 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये पूछा कौन सा हमारा सही है। पहला क्या बोलता है? पहला स्टेटमेंट बोलता है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारा करेक्ट पूछा है ना। अगला है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो पहला तो गलत हो गया, पहला तो हमारा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? ये एक प्लैनेट है, ये कोई दूसरी वस्तु है मान के चलो। अब ये जो है हमारी, ये आर हो गई, ये इसको हम बोलेंगे आर। तो मैंने बताया था ये आर जो है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी को आर बोलते हैं। जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो लगने वाला इनके बीच में जो फोर्स है वो कम होगा। जैसे जैसे ये आर छोटा होगा तो हमारा जो बल है वो लगने वाला ज्यादा होगा। अब इसने पहले सेंटेंस में बोल दिया कि जो है इससे पे डिपेंड ही नहीं करता, आर से परे है, मतलब आर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है ना। ठीक है, पड़ता है हमारा। कैसा पड़ता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर बढ़ रहा है तो बल घट रहा है, और आर घट रहा है तो बल हमारा कम हो रहा है, सॉरी बल बढ़ रहा है, यानी उल्टा चल रहा है। तो उल्टे को हम क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस है, पहले तो पहला जिसमें आ रहा है उसको काट दो। देखो पहला इन 3 में आ रहा है, ऑप्शन सी हमारा ऑलरेडी अपने आप ही आंसर सही हो जाता है, बल फिर भी हम पढ़ेंगे। दूसरा है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, वर्ग के, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सही है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के आपका अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल, m1 इंटू m2। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बढ़ेगा इसका मान तो आपका बल बढ़ेगा, इसका मान घटेगा तो बल भी हमारा घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम मतलब लगा ही देते हैं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला देखते तो F बराबर कितना होता है हमारा? G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो G है ये हमारा कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है? यदि हम G की वैल्यू माने इतना, ठीक है, इसने वैल्यू दे रखी है। पृथ्वी का द्रव्यमान भी इसने बता दिया, चंद्रमा का द्रव्यमान भी इसने बता दिया, तथा पृथ्वी और चंद्रमान के बीच की दूरी भी इसने बता दी। अब ये पूछ रहा है कि हमारा व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक है, अर्थ के द्वारा मून पर हमारा कौन सा बल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो मैं बता दूं आपको, ठीक, ये वही आएगा हमारा सेम। इसको हम देख कर भी आए, 1.8 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इसको रट लो। ठीक है, इसको आप इस नंबर को ही हमारा रट लो। बाकी फॉर्मूला तो देखा ही था आपने। सारी वैल्यूज जब पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर तो आपका जो आंसर है वो ये आएगा, और इसको आपको याद रखना चाहिए। अब इसको सॉल्व थोड़ी ना करने बैठोगे आप वैल्यूज लगा के, तो डायरेक्टली आप इसको याद करो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है जब द्रव्यमान m की दो वस्तुएं A और B एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं, उनके बीच आकर्षण बल है और G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा उसको लेके वो बता रहा है। पहले ये क्या बोल रहा है कि हमारा एक कोई दो वस्तु है। ठीक है, पहले इसने क्या बोला? जब द्रव्यमान m की दो वस्तुएं, ठीक, तो इसका द्रव्यमान हम मानते हैं m, इसका हम स्मॉल m मान लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये वस्तु A है, एक वस्तु B है, और एक दूसरे से d दूरी, मतलब इसने इसको क्या है, इस दूरी को क्या बता दिया इसने? d बना दिया। ये हमारी d दूरी पर रखे, उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, और जो हमारा g है वो तो कांस्टेंट है ही, तो आप निकाल लो। F बराबर हो जाएगा g इंटू m, दूसरे का द्रव्यमान m अपॉन हमारा d का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन हमारा क्या? d का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाता है।
अगला देखते हैं, पृथ्वी की सतह से निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी, क्या होगा? पहला बोल रहा है लीनियर प्रोपोर्शनल होगा, m स्क्वायर के रैखिक रूप से समानुपाती होगा। नेक्स्ट है m के व्युक्रमानुपाती होगा, वल्यूमानुपाती होगा। अगला है m से स्वतंत्र होगा और नेक्स्ट है हमारा m के रैखिक रूप से समानुपाती होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद आना चाहिए, मैंने क्या बताया था कि हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो हमारा m पे, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कम हो या ज्यादा हो, दोनों वस्तुएं जो है समान दूरी, समान एक्सेलरेशन के साथ ही पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होंगी, आकर गिरेंगी उस पे। तो ये हमारा स्वतंत्र होता है हमसे। ओके ये हमारा m से क्या है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केपलर की ग्रही गति के नियमों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? कौन सा नहीं है? पहला है सूर्य के चारों प्रत्येक ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है। बिल्कुल, सारे के सारे ग्रह हमारे इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, सही स्टेटमेंट है। अगला है सूर्य के चारों सभी ग्रहों की कक्षाएं सह समतलीय होती। द ऑर्बिट ऑफ ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन आर को-प्लैनर। ऐसा कोई आपने देखा था? 3 लॉ मैंने बताए थे, ऐसा कोई भी लॉ नहीं था, तो ये हमारा गलत है। गलत है या नहीं? सही है। बाकी फिर भी देखते हैं अगले, किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला रेखाखंड समान समय, समान अंतराल के दौरान समान क्षेत्रफलों को प्रसारित करता है। मैंने बोला समान समय में समान एरिया को स्वीप करेंगे, सही है। अगला है किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा की दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी हमने देखा था, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, t² बराबर हमारा e³, तीसरा लॉ था ये। ठीक, ये तीनों के तीनों लॉ हैं, तीनों लॉ हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो दोबारा से इनको पढ़ने की ऐसा कुछ नीड है नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या माना जाएगा? इफ अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g विल बी कंसीडर। ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, जब कोई वस्तु नीचे आ रही है, ठीक है, या फिर ऊपर फेंका जा रहा है, तो ऊपर फेंकने में नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा? कैसा होगा? देखो, जब कोई भी वस्तु हमारा नीचे गिर रही है तो यानी कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में काम कर रही है। जब किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे हो ना, जैसे मैं इसको ऊपर, ऐसे मैंने ऊपर फेंका, तो इसमें क्या है? ऑपोजिट बल लग रहा है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर की ओर जा रही है, नेगेटिवली काम कर रही है, उसको ऊपर फेंकने को हम बल लगा रहे हैं, तो कैसे काम करेगा? हमारा कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं जब ऊपर फेंकते हैं किसी वस्तु को, वहीं नीचे आ रही होती है तो वो पॉजिटिव होता है। ऊपर फेंके गए पत्थर के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक माना जाता है। पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऊंचाई और गहराई बढ़ने पर जी का मान घटता है, हमने देखा था। ऊंचाई बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा और हमारी गहराई भी बढ़ेगी तो आपका जी का मान घटेगा, ये हम देख कर आ रहे हैं, ठीक। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एम के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जी है। एम द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑन अ सर्टेन प्लैनेट ऑफ मास m is d. What will be the value of universal gravitational constant on the other planet of mass 4m? तो यहाँ पर आपको एक चीज बताओ कि जो g है ना भाई, हमारा जो कैपिटल g है, नॉट स्मॉल g, जो कैपिटल g है, ये कहीं भी चले जाओ पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ये सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो G will be always be the G। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। तो G हमारा क्या रहेगा? G आपका G ही रहने वाला है, ठीक है, यही है ना, हाँ। तो G हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जो ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की प्रबलता को निर्धारित करता है। G का मान लगभग, ये मान याद रख लेना, ठीक है, 6.67 10 की पावर -11, 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुख्य पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ठीक है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है? ठीक है, तो मैंने बताया था फ्री फॉल किस में होगा हमारा, आपको वैक्यूम में देखने को मिलता है। किस में? हमारा वैक्यूम में देखने को मिलता है, क्योंकि वैक्यूम में आपका हवा नहीं होती है। ठीक है, फ्री फॉल में आपका कोई भी वस्तु सही जिसका द्रव्यमान कुछ भी सही, दोनों समान समय में आपका अर्थ पे आके नीचे गिरेंगे। ठीक है, क्या बोलता है? पहला बोल रहा है किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पहला ही हमारा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोनों ऑपोजिट है, तो इनमें से एक सही होना था। ठीक है, अगर ऐसा केस आप देखते हो किसी में दो ऑपोजिट चीजें दे रखी हैं, तो उनमें से चांसेस है फिर एक ही आंसर सही होता है, तो बाकी दो को तो देखने की जरूरत नहीं है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल त्वरण वस्तु की गति के दिशा के विपरीत होता है, ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुक्त पतन के दौरान वस्तु का वेग, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन सेम रहता है बट वेलोसिटी विल बी चेंज। ठीक है, तो वस्तु पर त्वरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं, और जी क्या हमारा? स्मॉल जी। और वायु के प्रतिरोध को इसमें हम नगण्य मानते हैं। अगला है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? What will happen to a massive object in a free fall under the influence of gravitational force of the object? क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, वस्तु का द्रव्यमान कैसे बढ़ जाएगा? नहीं बताओ, नहीं बढ़ सकता ना। विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, द वेलोसिटी ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। हाँ जी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो आपका बढ़ेगा। वेग हमारा क्या है? आपका बढ़ेगा। अगला है, विशाल वस्तु का वेग घटता है, नहीं। वस्तु का द्रव्यमान घटता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो वेग आपका क्या है? आपका बढ़ता है। ठीक है, तो वेग हमारा बढ़ता है, तो यानी कि जब ये तो हमने लास्ट क्लास में बोला था कि जब ये जस्ट इससे टकराने वाली होगी ना, तो इसका मैक्सिमम वेग होगा, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, जब ये ऊपर होगा, जहां से बिल्कुल छोड़ा जा रहा है, स्टार्ट होते ही इसका जो है वेग होगा, वो हमारा मिनिमम वेलोसिटी होती है। कैसी है? सबसे कम वेलोसिटी और नीचे सबसे ज्यादा वेलोसिटी देखने को आपको मिलेगी इसकी। ठीक है, देखो उसका वेग लगातार बढ़ता है, इस दौरान वस्तु का द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं रहेगा, मास हमेशा हमारा सेम रहने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही अर्थों में मुक्त पतन तभी होता है, फ्री फॉल इन अ ट्रू सेंस अकर्स ओनली व्हेन, कहाँ होती है? तो हमारा ये होता है आपका वैक्यूम में। फ्री फॉल आपको सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मुक्त पतन तभी होता है जब वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य हो। यह केवल निर्वात में ही संभव है, जहां वायु या फिर आपका कोई भी घर्षण फ्रिक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विल बी, जी की वैल्यू क्या होगी? ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, हमारा जी भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर ऋणात्मक और ध्रुवों पर धनात्मक होता है। ध्रुवों भूमध्य रेखा पर समान होता है, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर हमारा अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। हमारा जो अर्थ है, जैसे अर्थ है थोड़ा सा बल्जिंग है। ठीक है, तो ये जो पोल्स हैं यहाँ पर आपका ज्यादा होगा, तो जी जो है हमारा यहाँ पर आपका ज्यादा होगा। जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर आपको जो है आपको मिनिमम देखने को मिलेगी इक्वेटर पे। ठीक है, क्यों? वो रेडियस की वजह से, ये तो हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतिम स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि स्थिर नहीं रहती? व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट? कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी आपकी क्या है? एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है। ठीक है, कौन सी बदलेगी? डिस्टेंस। हाँ देखो, ऊपर कोई वस्तु है और जब वो नीचे गिर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल 50 मीटर से ऊपर से गिराया, तो यहाँ पर आते आते उसका 40 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो दूरी क्या है हमारी? लगातार घटती रहती है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी हमारा सेम रहता है।
द्रव्यमान में भी कोई चेंज नहीं आएगा, त्वरण में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या है हमारा, लगातार क्या चेंज होती है, आपकी दूरी चेंज होती है। ठीक है, तो वह लगातार अधिक दूरी तय करती है, इसलिए दूरी समय के साथ आपकी बढ़ती जाती है और स्थिर नहीं रहती। हाँ, मतलब मेरा मतलब है दूरी घट के इतनी हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस पहले उसने 40 तय करी, सॉरी पहले उसने 10 तय करी, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, एक बार सही कर लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे मान के चलो 10 मीटर तय करी, फिर 20 करी, फिर 30 करी, फिर 40 करी, फिर यहाँ तक आते आते 50 हो जाएगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन हमारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे जो है वो सही हैं। पहला बोलता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, तो पहला तो गलत नहीं लग रहा आपको। द्रव्यमान और भार दोनों हमारी अलग अलग चीज है। ठीक है, द्रव्यमान और भार दोनों हमारी अलग अलग चीज है, तो पहला तो गलत है। तो पहला इसमें आ रहा है, पहला इसमें आ रहा है, इन दोनों को तो काट दो। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। भार के उसके समान हमारा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा। द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है, जबकि भार सदिश राशि है। हाँ, भार हमारा चेंज होता है प्लैनेट के अकॉर्डिंग। भार हमारा कैसा है, आपका सदिश राशि है। ठीक है, भार कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि कथन 2 और 3 दोनों सही है। तो कथन 2 और 3 दोनों ही हमारे क्या है, सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट है किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही इसने सही दे रखा है हमारा, यही है ना। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट ही इसका करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला है 1 kg द्रव्यमान वाले एक घन के आकार का धातु का बक्सा एक मेज के क्षैतिज सतह पर रखा गया है। यह मानते हुए कि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है, मेज की सतह पर लगने वाला प्रणोद क्या होगा? अ क्यूब shaped metal box 1 kg is placed on the horizontal surface of a table, assuming that gravitational acceleration is 10 meter per second. The thrust on the table surface area, वैसे ये thrust वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि हमारा मतलब लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, एक सेकेंड, हमारा क्या हुआ, ये कहाँ से आ गया, ठीक। तो ये बोल रहा है क्यूब शेप मेटल ब्लॉक्स ऑफ 1 kg। अब इसका वेट जो है m जो है हमारा, वेट जो है मास है, मास है हम इसका 1 kg ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एज्यूमिंग दैट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, g का मान कितना है हमारा 10 मीटर, एंड द थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द टेबल। ठीक है, तो थ्रस्ट पता करना है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये 1 kg था, तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू जी। ठीक है, m इंटू जी हो जाएगा, तो ये कितना होगा हमारा 10 हो जाएगा, कितना 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का उस पर क्या है हमारा फोर्स लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स उस पर लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, तो W बराबर हमारा आ जाएगा mg, मास इंटू ग्रेविटेशन। अगला है, यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 3 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उस पिंड का भार कितना होगा? ठीक है, चंद्रमा पर है 3 न्यूटन, ये है हमारा मून पर, मून पे है हमारा 3 न्यूटन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमारा अर्थ पे क्या हो जाएगा, अर्थ पे हमारा क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका मून पे एक्स, सॉरी हाँ, अगर हमारा मून पे एक्स है किसी वस्तु का वेट, तो वो हमारा अर्थ पे कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6 गुना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब 6 3 18 कर दो इसको, इसको क्या करेंगे हम, अर्थ पे आ जाएगा 6 इंटू 3, 6 3 जा हमारा 18 आ जाता है, तो 18 हो जाएगा, 18 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 90। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी of the earth is 6 times of that moon, then which of the following statement is correct? ठीक है, 6 गुना बता दिया इसने, लेकिन उसके बाद पूछा ही हमारा कौन से आपका
स्टेटमेंट सही है। पहला है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। द वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 6 टाइम मोर वेट देन द मून। हाँ, मून पे जो वजन है उसका 6 गुना वजन आपको अर्थ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो W वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू हमारा क्या, मास m इंटू जी आपका पृथ्वी पे इक्वल टू आपका आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो वो हमारा कितना है, 6 गुना रहता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कौन सा नहीं समझाया जा सकता? पहला है पृथ्वी के पारित चंद्रमा की गति। गति क्यों हो रही है? ग्रेविटेशन की वजह से तो हो रही है ना, बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा टाइड्स बताया ही था मैंने, ग्रेविटेशन की वजह से है। बंदूक से गोली का चलना, फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन, नहीं ये तो नहीं है, ये मैंने बेटा लॉ बताया था आपको। ठीक है, ये हमने लॉज ऑफ मोशन में देखा था। अब मुझे आप लोग बताओगे कि ये कौन सा लॉ, विच लॉज ऑफ मोशन, ये क्या हुआ है? ठीक है, तो ये है हमारा विच लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, गति के कौन से नियम का हमारा ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है हमारा सूर्य के पारित ग्रहों की गति, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो हमारा उसका संबंध ग्रेविटेशन से नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है? कौन सी घटना है? ठीक है, पहले तो लाइटनिंग स्टॉर्म, लाइटनिंग स्टॉर्म का संबंध कोई भी ग्रेविटेशन से नहीं है, रेनबो का भी नहीं है। अब रेनबो बताओ रिफ्लेक्शन की वजह से होता है या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये भी आपको एक क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किस फिनोमिना की वजह से हमको रेनबो देखने को मिलता है? अगला है ब्लू कलर ऑफ स्काई, सेम इसका भी बताना है आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, ज्वार भाटा यानी कि हमारी टाइड्स। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 से लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और आर रिलेटेड टू द फिनोमेना ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? पहला है पृथ्वी के पारित चंद्रमा की गति, मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, ये हमारा ग्रेविटेशन की वजह से है। एक सेकेंड, ये क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट रिलेटेड टू, ठीक है, कौन सा नहीं है रिलेटेड, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है पृथ्वी के पारित चंद्रमा की गति, मून अराउंड द सन, ये तो है, तो ये तो नहीं हो सकता सही आंसर में। अगला है चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, ये भी है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अगला है नाभिक के पारित इलेक्ट्रॉन की गति, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये नहीं है, इसका संबंध कहीं भी ग्रेविटेशन से नहीं है, तो ओनली सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से फिट हुई होंगी। मैंने जितना हो सकता है उतना आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी देने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक बार अपना आप फीडबैक तो लिखिएगा, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो ना भी समझ में आई हो, तो वो भी आप बता दीजिएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया। ठीक, जैसे अभी आपने क्लास देख लिया, अब उसके बाद ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करो। देखो बेटा, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो टॉपर बन रहे हैं, जो हमारा आप उन मतलब एक सीट ले रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, तो वो सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखते हैं, वो खुद से भी सेल्फ स्टडी भी करते हैं। और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, जहाँ से आपको पूरा सिलेबस कवर हो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझाए जाए। तो इस लेक्चर को देखने के बाद जिन बच्चों ने अगर अभी तक किताब नहीं ली है, वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास बुक होगी, तो रेलवे के लिए अगर आप तैयारी करो तो आपके पास ये किताब होनी बहुत ज़रूरी है। इस किताब में पूरा जीएस का सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ बहुत अच्छे से हमारा गिवन है। तो अभी जो चैप्टर पढ़ा है तो किताब होगी, नहीं हो तो ले लो, और ये वाले चैप्टर पूरा का पूरा आप एक बारी बुक से पढ़ो। ठीक है, ये टॉपिक जो है बुक से एक बारी खुद से कवर करो, और कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए होंगे, उन क्वेश्चंस को भी एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो 299 में ई कॉमर्स साइट पे किसी भी आराम से ये किताब आपको अवेलेबल हो जाएगी।
एंड बाकी अगर टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्लासेस की पीडीएफ एंड क्लासेस का जो भी नोटिफिकेशन होता है और अदर ई बुक्स, फ्री पीडीएफ सारी इस टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल मिलती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आपका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए भी, मेरे मोटिवेशन के लिए भी, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, अच्छी लगी क्लास, तो उसके लिए आपका ज़रूरी है कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि अच्छी लगी या ख़राब लगी। और देखो 3 सवाल मैंने पूछे हैं, तीनों सवाल के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने ही है, ठीक है। ये शो करेगा आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोनोलॉग चल रहा है, वैसे मोनोलॉग ही चल रहा है कि मैं बोल रही हूँ आप सुन रही हो। डायलॉग होता है जिसमें दोनों तरफ से बोलते हैं, तो इसको डायलॉग बनाने की कोशिश करो, ठीक है। मोनोलॉग है वैसे तो ये। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखो, अपने कमेंट लिखो, जो जवाब सवाल पूछ रही हूँ वो आंसर करो, ठीक है। लाइव क्लास भले ही ना हो लेकिन आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और बाकी जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को क्लास को लाइक करो, साथ ही कमेंट करो एंड हमारी क्लास को शेयर करिए आप अपने दोस्तों के साथ, स्टेटस वगैरह लगाइए, ताकि हो सकता है और लोगों को भी ये चीज़ें पसंद आ जाए। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे हमारे अगले टॉपिक के साथ। और मैं बताती जाऊँ आपको कि हमारा अगला टॉपिक जो है वो वेव्स रहने वाला है। तरंग, व्हाट आर वेव्स, वो वाला वेव्स नहीं, ठीक है। तो ये फिजिक्स वाला वेव्स, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वेव्स। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।